Good morning everyone. Today our topic is access control mechanism. ये बीएससी आईटी फिफ्थ सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी उसी पे बेस्ड है, उसी का ये टॉपिक है। और जो जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो होंगी हमारी बेसिकली सिक्योरिटी प्रोग्राम और पॉलिसीज़ के ऊपर। सेक्शन बी में हमारा एक्चुअली एक टॉपिक है एक्सेस कंट्रोल मेथड्स और मैनेजमेंट। उस चीज़ को बोल सकते हैं कि कैसे एक्सेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो जो यूज़र्स डेटा को एक्सेस कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं उसे हमें कैसे कंट्रोल में लाना है, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन्हीं सब बातों पे डिस्कस करेंगे आज हम। तो लेट्स मूव ऑन द ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट वी हैव टू एक्सप्लेन द एक्सेस कंट्रोल फंडामेंटल्स, कौन कौन से हैं हमारे। और उसके बाद इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, डिफ़ॉल्ट, डिनाई, नीड टू नो एंड लीस्ट प्रिविलेज का। उसके बाद सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन क्या होती है। बस बेसिकली हमें ये जो तीन तीन पहले तीन ऑब्जेक्टिव हैं यही हमें समझने हैं, क्योंकि यही हमारा टॉपिक जो है इसी के ऊपर बेस्ड है। तो हम पहले एक्सेस कंट्रोल फंडामेंटल्स पे चलते हैं कि एक्सेस कंट्रोल्स होते क्या हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमने डेटा या इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो हमारे पास कुछ ना कुछ उसकी ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। आज हम इन्हीं दो वर्ड्स को ज़्यादा समझेंगे डिटेल में कि ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन होती क्या है। ओके, तो और इसमें देखो पहले तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या सिक्योरिटी फीचर्स दैट गवर्न हाउ यूजर्स एंड प्रोसेसेस कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद द सिस्टम एंड रिसोर्सेज। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ऑथराइज्ड को आप ये समझ लो पावर। अनऑथराइज्ड जिस बंदे के पास पावर नहीं है वो हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता, एक सिंपल सी चीज़। और जिस बंदे के पास पावर है, जिसको मैंने पावर दी है, ग्रांट दी हुई है कि हाँ भाई तू इस लैपटॉप को हाथ लगा सकता है, तू इस में बड़ी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, सिर्फ वही कर सकता है, कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। ठीक है ना। जैसे अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो पीटीयू की वेबसाइट पे जब आप लॉगिन करते हो, जब स्टूडेंट कोई लॉगिन करता है अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से अपना रिजल्ट देखने के लिए या किसी और काम के लिए, तो उस वो उसके अलावा अगर कोई भी बाहर का बच्चा मान लो पीटीयू की वेबसाइट पे ऐसे कुछ ओपन करना चाहे, वो ओपन ही नहीं कर पाएगा। सिंपल वेबसाइट देख सकता है, किसी और बच्चे का रिजल्ट नहीं देख सकता या कुछ भी है। ऐसे यूज़र नेम पासवर्ड, बिना यूज़र नेम पासवर्ड के वो एंटर नहीं कर सकता ना रिजल्ट सेक्शन में। तो यूज़र नेम पासवर्ड उसको नहीं मिला मतलब वो ऑथराइज्ड नहीं है, मतलब वो ऑथराइज्ड नहीं है। ठीक है ना। इसीलिए वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। तो हमारे भी तीन एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे। पहला है आइडेंटिफिकेशन स्कीम, दूसरा ऑथेंटिकेशन, तीसरा है ऑथराइजेशन। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि सिक्योरिटी पोस्चर होता क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच एक्सेस को कंट्रोल करने की, इसको हम सिक्योरिटी पोस्चर बोल सकते हैं। दो तरीके से बोला जा सकता है, एक डिफ़ॉल्ट डिनाई मॉडल होता है, एक डिफ़ॉल्ट अलाउ मॉडल होता है। Now, every access control decision for a company is based on that company security posture, जो भी उसने सिक्योरिटी का पोस्चर रखा होगा। अब डिफ़ॉल्ट अलाउ पढ़ ले तो क्या है। डिफ़ॉल्ट अलाउ मतलब बाय डिफ़ॉल्ट सारे ही अलाउड है। कईयों ने ये रखा होता है ना, किसी का लैपटॉप है, मान लो उसने पासवर्ड नहीं रखा हुआ, तो आप ऑन करोगे तो आप कम से कम लैपटॉप ओपन कर सकते हो, वहाँ पे खोल के अगर कोई प्ले करना चाहते हो कुछ तो वो कर सकते हो, क्योंकि उसने कोई यूज़र नेम पासवर्ड लगाया ही नहीं था। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने अलाउ किया हुआ है काम। डिफ़ॉल्ट डिनाई का मतलब अगर मैं यही ऑथराइजेशन यूज़र नेम पासवर्ड लगा दूँ अपने लैपटॉप पे भी, अपने फ़ोन पे भी लॉक लगा दूँ या कुछ भी, कि कोई भी बंदा मतलब डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी आए तो उसको मैं डिनाई कर दूँ कि भाई तुझे मेरी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, तुझे पहले पासवर्ड लगाना ही पड़ेगा। अब लीस्ट प्रिविलेज का मतलब है जिसको हमने कम पावर्स दी होती है। पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द लीस्ट अमाउंट ऑफ परमिशंस ग्रांटेड यूजर्स दैट स्टिल अलाउ देम टू परफॉर्म वट एवर बिजनेस टास्क दे हैव बीन असाइंड एंड नो मोर। सिर्फ वही टास्क वो परफॉर्म कर सकेंगे जिनको उन्हें असाइन किया गया है, इसके अलावा वो कोई भी और काम नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब वही बात आ गई कि पीटीयू की वेबसाइट पे जब एक स्टूडेंट अपनी आईडी से लॉगिन करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना रिजल्ट चेक कर सकता है या अपने रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चेक कर सकता है। अगर मैं बोलूँ कि किसी ने वहाँ पे असाइनमेंट अपलोड करनी है बच्चों के लिए, तो वो एक टीचर कर सकता है, वो एक स्टूडेंट नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट को हमने इतनी पावर नहीं दी कि वो असाइनमेंट भी अपलोड कर दे, ठीक है ना, क्योंकि ये टीचर का काम है।
इसका मतलब जो जिसका काम है वो वही काम ऑपरेशन जो है परफॉर्म करेगा। इसको हम लीस्ट प्रिविलेजेस बोलते हैं कि हमने हर तरीके की जो पावर है, हर तरीके की जो पावर है, आप छोटी सी एग्जांपल लेके समझो, वो हमने स्टूडेंट को नहीं दी हुई। ठीक है ना, स्टूडेंट को सिर्फ स्टूडेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नजर आएगी, टीचर को टीचर के रिगार्डिंग नजर आएगी। एवरी पावर इज नॉट असाइंड टू एवरी यूजर। ओके, so this is the strong foundation for any access control policy protects the data but also protects this users also. Okay, now need to know में हमारे पास क्या है कि having a demonstrated and authorized reason for being granted access to the information should be made a part of the company's culture and should be incorporated in security training curriculum. At least protects the confidentiality of the corporate data but may also protect integrity and availability depending on the attack type. तो किस किस चीज़ की हमें जानकारी होनी चाहिए, मैं आपको अब पहले इंग्लिश में मैंने रीड किया है, ये सारा आप समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो हमारे पास एक ऑथराइज्ड रीज़न होना चाहिए कि हमने एक्सेस किस किस को ग्रांट करनी है, किस किस को पावर देनी है इस चीज़ के लिए। ठीक है ना, और ये चीज़ कंपनी की कल्चर का पार्ट होनी भी चाहिए, ये सिक्योरिटी ट्रेनिंग करिकुलम में भी आना चाहिए, ताकि हम क्या प्रोटेक्ट कर सकें, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकें। देखो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है प्राइवेसी, प्राइवेसी किसकी, कॉर्पोरेट डेटा की। ठीक है, एंड ऑल्सो वी कैन प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब होता है समथिंग दैट इज वैलिड, समथिंग दैट इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन जिसको हम बोलेंगे। ठीक है ना, उसको भी प्रोटेक्ट कर सकें, एंड अवेलेबिलिटी भी हो हमारे पास, ताकि अगर कोई अटैक आए तो उसको कैसे हैंडल करना है उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट, हम किसी की आइडेंटिटी कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। मान लो अगर किसी बंदे को मैंने पावर दे ही दी है कि हाँ भाई आजा तू मेरा डेटा एक्सेस कर सकता है, तो अब उसी बंदे ने लॉगिन किया है कि नहीं किया है ये मैं कैसे एक्सेस करूँगा। इसके लिए हमारे पास चलती है ऑथेंटिकेशन। देखो अभी तक हम ऑथराइजेशन की बात कर रहे थे, ऑथराइजेशन का मतलब मैंने आपको समझाया था जो पावर अगर किसी को देनी है। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है वैलिड, कोई बंदा पर्सन वैलिड भी है कि नहीं, जिसको मैंने पावर दी है, एक्सेस करने की ग्रांट दी है, वो वैलिड भी है कि नहीं। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, सपोज अगर एक कंपनी है, वहाँ पे एक मैनेजर भी है, क्लर्क भी है। ठीक है, अगर कोई कस्टमर अगर कोई कस्टमर आता है, किसी बैंक में आता है और बैंक वाले क्लर्क का वो कंप्यूटर यूज़ करना शुरू कर दे, तो बैंक वाला कंप्यूटर जो क्लर्क का है चाहे मैनेजर का है, वो बाहर वाला कस्टमर उसे यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है। ही इज़ नॉट अ वैलिड पर्सन, ही इज़ नॉट अ वैलिड पर्सन टू एक्सेस एनीथिंग फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, लेकिन अब इसको ऑथेंटिकेशन बोलते हैं कि बाहर का पर्सन कोई भी इंटरनल कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो किसी को भी यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं बोलूँ क्लर्क जो आए तो वो तो अपने कंप्यूटर को यूज़ कर ही सकता है, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि क्लर्क मैनेजर का कंप्यूटर यूज़ करे तो उसके लिए वो ऑथराइज्ड नहीं है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। बेसिकली समथिंग विच इज़ नॉट वैलिड, समवन विच इज़ नॉट वैलिड, दैट इज़ नॉट ऑथेंटिकेटेड, वो सही नहीं है एक्चुअली में। एंड समवन हु इज़ वैलिड, वैलिड कौन है, जैसे क्लर्क बैंक का तो पार्ट है, वो बैंक में ही काम करता है, बट वो अपने पीसी को ही यूज़ कर सकता है। अगर वो मैनेजर के पीसी को यूज़ करना चाहे तो उसके पास उसके लिए पावर्स उसके पास नहीं है, ही इज़ नॉट ऑथराइज्ड। हाँ, मैनेजर से बोल के मांग के वो पावर्स ले सकता है, फिर वो काम कर सकता है, क्योंकि वो ऑथेंटिकेटेड है इसलिए वो परमिशंस ले सकता है। लेकिन जो बंदा ऑथेंटिकेटेड ही नहीं है वो ऑर्गेनाइजेशन में एंटर ही नहीं कर सकता। हमारे पास काफ़ी तरह की ऑथेंटिकेशन भी आती है, फैक्टर्स दिए हैं आगे उन्होंने, सिंगल फैक्टर, मल्टी फैक्टर, मल्टी लेयर। तो आइडेंटिटी कैसे वेरीफाई करते हैं, इसका एक और चीज़ है। जैसे देखो किसी अगर हमने यूज़र नेम पासवर्ड रखा है या पिन रखी है, या कई बार हम पूछ लेते हैं ना ईमेल अपनी बनानी हो आपने कि इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तब आपकी मेल आईडी क्रिएट होगी, आपका पहले स्कूल का नाम क्या था, फॉर सिक्योरिटी पर्पस, कि अगर आपसे दोबारा आपका पासवर्ड गुम जाए या आपको आईडी ना याद रहे तो वो आपका फ़ोन नंबर या वो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो दैट इज़ दिस आंसर टू अ क्वेश्चन, कि अगर हमने आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है किसी बंदे की। इसके लिए वन टाइम पासकोड्स भी चलते हैं जिसको हम OTP बोलते हैं। अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आपके फ़ोन में ही OTP आता है आपके नंबर पे ही, जिसको आप दोबारा लॉगिन कर सकते हो। तो ये भी यही जानने के लिए होता है कि जो बंदा ट्रांजैक्शन कर रहा है ये उसी का ही फ़ोन है, उसी आइडेंटिटी को चेक करने के लिए।
ठीक है। इसी तरीके से नीचे हमें इनहेरेंस में बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन दी हुई है। ये तो आप समझते ही हो, अगर कोई भी बंदा आजकल किसी ऑर्गेनाइजेशन में आए तो वहाँ पे अटेंडेंस जो है वो बायोमेट्रिक चलती है, मतलब हमें अपना फिंगरप्रिंट या थंब इम्प्रेशन वहाँ पे लगाना पड़ता है। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस से ऑटोमेटिकली जो टाइम है वो कैप्चर हो जाता है कि हाँ बंदे ने इतने बजे लॉगिन किया है, इतने बजे वो आया है। आगे ऑथराइजेशन के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ऑथेंटिकेटेड सब्जेक्ट्स परमिशंस टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। 3 प्राइमरी ऑथराइजेशन मॉडल्स हैं हमारे पास, ऑब्जेक्ट कैपेबिलिटी, सिक्योरिटी लेवल्स, एक्सेस कंट्रोल। बट ये हमने चलो इतना ज़्यादा करना नहीं है, मैं आपको इसीलिए मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में फ़र्क क्या है। अगर कोई बंदा वैलिड ही नहीं है, दैट इज़ नॉट ऑथेंटिकेटेड पर्सन, तो ऑथराइजेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन इफ़ समवन इज़ ऑथेंटिकेटेड, इफ़ समवन इज़ वैलिड, तो हमने ये देखना है कि हाँ उसकी एक्सेस करने की पावर्स क्या हैं, क्या वो क्लर्क है, क्या वो मैनेजर है। क्लर्क अपने पीसी को यूज़ कर सकता है, मैनेजर अपने पीसी को, ठीक है ना। ये ऑथराइजेशन का मतलब होता है पावर, पावर कितनी दी हुई है हमने उस बंदे को, ठीक है। तो ये एक बार रीड कर लीजिएगा, सेक्शन बी का ये टॉपिक है। ओके, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। थैंक यू।